लंका खुलाया। मानजोग नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सारे बाहों ऊपर करके बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, जयकारा वीर बजरंग बली दा, जय भीम, जय भीम, हर हर महादेव। आप सभी को राम राम। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, मैं आज मंच पर भी और इधर सामने भी कई पुराने हमारे साथियों को देख रहा था। बहुत दिनों के बाद सबका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा था। सब चेहरे पुराने पुराने मुझे आज नजर आ रहे हैं और कैप्टन साहब ने भी याद करवाया कि पंजाब केसरी का वीर शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रेगुलर चलता था। विजय जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती रही, तो मैं हर बार उनके इस कार्यक्रम में आता था। और वो सही बात है, कैप्टन साहब से उस समय मेरा निकट परिचय आया। एक बार वाजपेयी जी के साथ भी मेरा आना हुआ, लेकिन पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत जुड़ाव रहा है, आप जानते हैं। साथियों, गुरुओं, पीरों, फकीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। लेकिन मैं मां के पास दोबारा जरूर आऊंगा, मां के चरणों में सर झुका के रहूंगा। मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह, लाला लाजपत राय, वीर शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और दोआबदा गांधी पंडित मूलराज शर्मा जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की, हमारे वीर शहीदों की तीसरी बरसी है। मैं पंजाब की धरती से
भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धापूर्वक सर झुकाता हूं। अभी 16 फरवरी को संत रविदास जी की भी जयंती है और मेरा सौभाग्य है कि जिस काशी से मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूं, उस काशी में रविदास जी की स्मृति में एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में रविदास जी का वो भव्य स्थान, जैसे इन दिनों आप विश्वनाथ धाम को देख रहे हैं, वैसा ही भव्य संत रविदास जी का स्थान बनाने का संकल्प लेकर के मेरे लिए सौभाग्य है। मुझे ये सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। मैं आज संत रविदास जी के चरणों में भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी कैप्टन साहब भी बता रहे थे, ढींडसा साहब भी बता रहे थे, यहां करीब सब लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है, अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। नवा पंजाब जिसमें विरासत भी होगी, विकास भी होगा। नवा पंजाब जो कर्ज से मुक्त होगा, अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब जहां हर दलित भाई बहन को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर स्तर पर उचित भागीदारी मिलेगी। नवा पंजाब जहां भ्रष्टाचार और माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी, कानून का ही राज होगा। इसलिए पंजाब का नया नारा है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल, नवा पंजाब, नवा पंजाब, नवा पंजाब नई टीम दे नाल,
नवा पंजाब नई टीम देना। ये नई टीम विकास के डबल इंजन की है। जब एक इंजन सेंटर का हो और दूसरा इंजन सूबे का लगेगा, जब दोनों इंजन पूरे 5 साल चलेंगे तो पंजाब भी डबल ताकत से आगे बढ़ेगा। मुझे खुशी है कि आप पंजाब में बदलाव के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा, न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। साथियों, पंजाब की धरती वो धरती है जिसने देश को दिशा दी है, देश को हौसला दिया है। जब हमारे समाज में अंधियारा आया तो गुरु नानक देव जी जैसे गुरु आए। गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरुओं ने देश और धर्म की हिफाजत की। जब देश भूख और भूखमरी की चपेट में आया तो पंजाब ने हरित क्रांति से देश का पेट भरा। लेकिन जिन लोगों को पंजाब की पहचान में आस्था नहीं है, वो अपने सियासी हितों के लिए इसे तबाह करने पर तुले हैं। भाइयों और बहनों, हमारा पंजाब सीमावर्ती राज्य है। इसकी सुरक्षा, इसकी शांति देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी है। इसलिए पंजाब को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो देश की सुरक्षा के लिए गंभीरतापूर्वक कदम उठाए और राज्य को सुरक्षा दे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि वो कभी पंजाब के लिए काम नहीं कर सकती, और जो काम करना भी चाहता है वो उसको आगे हजार रोड़े खड़े कर देती है। और अभी अभी कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे। कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया भाई? किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। भाइयों बहनों, हम पंजाब के लिए सरकार किसी की भी हो, हम फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के हर राज्य का भला करना ये भारत सरकार का दायित्व है। हमने प्रयास किया, लेकिन कोई परिवार रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाए, संविधान की परवाह न करे,
तब तो देश में तनाव ही पैदा होगा और यही काम ये परिवार कर रहा है। भाइयों बहनों, हमारे गुरुओं ने, संतों ने कहा है, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी है, और कांग्रेस को उसके कर्मों की सजा मिल ही रही है। आप देखिए आज कांग्रेस पार्टी की क्या गति है। आज उनकी अपनी ही पार्टी बिखर रही है। कांग्रेस के ही लोग अपने नेताओं की सारी पोल पट्टी खोल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपस में लड़ रहे लोग पंजाब को स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पूरी ताकत से जवाब दीजिए। स्थिर सरकार दे पाएंगे क्या? पंजाब का भला कर पाएंगे क्या? पंजाब के सपने पूरे कर पाएंगे क्या? अपनी कुर्सी बचाने में जुटे ये लोग पंजाब का विकास कर पाएंगे क्या? साथियों, आजादी के बाद इतने दशकों में पंजाब के पास कम ही विकल्प रहे। हम जब अकाली दल के साथ थे, और आज अकाली दल का एक दूसरा रूप ढींडसा साहब के नेतृत्व में हमारे साथ आज भी है। हम जब अकाली दल के साथ थे तो उन्हें बड़ा भाई मानकर हमेशा हमने अपनी छोटी भूमिका को स्वीकार किया था। दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जिस बात में पंजाब का भला होगा वही करेंगे। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो ये कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। मेरा साथी मनोरंजन कालिया डिप्टी सीएम बनने के हकदार थे, लेकिन उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ। बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। उसके बावजूद भी पंजाब की भलाई के लिए हमारे पास ज्यादा एमएलए थे, सरकार घर जा सकती थी। हमने वो पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ और सिर्फ पंजाब का उज्जवल भविष्य है। पंजाब का भला हो, पंजाबियों का भला हो, पंजाबियत अमर रहे, इसके लिए हमने अपने राजनीतिक हकों को भी दरकिनार करके पंजाब की चिंता की है। भाइयों बहनों, लेकिन पहली बार बीजेपी सबसे बड़े और भरोसेमंद विकल्प के रूप में, एक सही विकल्प के रूप में आज पंजाब के सामने आई है। पंजाब एक बार बीजेपी को मौका देगा तो बीजेपी पंजाब का कल्याण करके देगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और मुझे खुशी है कि अब हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसा, ढींडसा साहब जैसा एक प्रभावी अनुभवी नेतृत्व भी हमारे साथ जुड़ गया है। पंजाब को हम मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। साथियों, जालंधर पंजाब का इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है। देश में करीब 70% स्पोर्ट्स के सामान जालंधर में बनते हैं। यहां के उद्योगों के लिए, एमएसएमईज के लिए कितनी संभावनाएं हैं। हम जब वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो जालंधर के हर उत्पादों को एक ताकत देते हैं। लेकिन कभी कांग्रेस के मुंह से वोकल फॉर लोकल सुना क्या आपने? सुना क्या? अब उसमें कोई बीजेपी है क्या? वो आपका सामान, उसका सम्मान बढ़े, आप जो पैदावार करते हैं उसकी ताकत बढ़े, तो उसमें कांग्रेस का जाता क्या है? लेकिन वो भी, उसके लिए भी उनके पेट में दर्द होता है।
भाइयों बहनों, कांग्रेस की नीतियों ने यहां की इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। इस हालात को भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बदल सकती है। अभी पंजाब में व्यापार कारोबार को जिस तरह माफियाओं के कब्जे में दे दिया गया है, ये खेल भाजपा सरकार में नहीं चलने दिया जाएगा। भाजपा की सरकार में यहां का व्यापारी बिना किसी अत्याचार के, बिना किसी खौफ के अपना व्यापार करेगा। इस बात का मैं आप सब पंजाब वासियों को भरोसा देने आया हूं। भाइयों बहनों, देश में आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डबल तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव पक्का घर बनाकर दे रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। डबल इंजन की सरकार गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन दे रही है। डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव गांव का भी विकास कर रही है और शहरों का भी विकास कर रही है। डबल इंजन की सरकार पंजाब में ज्यादा तेजी से सड़कें बनवाएगी, ज्यादा तेजी से पंजाब में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। भाजपा सरकार आएगी तो जालंधर समेत इस पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, उद्योगों को गति देने के लिए काम किया जाएगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विशेषकर छोटे किसानों की छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान दे रही है। आज पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 23 लाख से ज्यादा किसान, अकेले मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, 23 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक में जमा हो रहा है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी भी भाजपा सरकार ने 2 गुनी से ज्यादा बढ़ाई है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाए। कोरोना की वजह से वैश्विक बाजार में खाद के दाम बढ़े, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया कि ये इतना बड़ा बोझ आया है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर बहुत भयंकर बोझ आया है, लेकिन ये बोझ हम किसानों के माथे नहीं जाने देंगे। हमने किसानों को वो बोझ ट्रांसफर नहीं किया, सरकार की तिजोरी खाली की, लेकिन किसानों को खाद उसी दाम से देते रहे जो पहले हम देते थे। सारा बोझ हमने सहन किया। साथियों, डबल इंजन की सरकार किसानों की आय बढ़े, खेती पर होने वाला खर्च कम हो, इसके लिए काम करेगी। देश ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी बड़ा अभियान शुरू किया है। पंजाब में इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार धरती मां को भी बचाएगा और पंजाब के किसानों का फायदा भी करेगा। साथियों, आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, जिसकी विचारधारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ी है। हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को
वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं, वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं, वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये विभाजन की विभीषिका कितना घा पंजाब के सीने पर लगा है, उसको भी भुला दिया गया था। हमने तय किया उस विभीषिका की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हमने घोषणा की। लेकिन ये लोग पंजाब की विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग पंजाब की धरती पर लूट, खसोट, भ्रष्टाचार और माफियावाद की फसल उगा रहे हैं। साथियों, हम देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, सेनाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन उनके नेता सेना के लोगों को गुंडा कहते हैं। हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों की नीयत कटघरे में है, उनकी मंशा पर सवाल है। साथियों, पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की। लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है, वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है, कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती है। साथियों, भाजपा सरकार अपने कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ती है। जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आ गए हैं। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं, और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। और आप लोग ये भी याद रखिए, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। साथियों, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था,
2014 में, और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने की तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना, ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है यही करती रही है। साथियों, पंजाब की धरती से गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया था, मानस की जात सब एक ही पहचान दो, एक ही पहचान वो। हमारे गुरुओं ने समाज में कोई भेदभाव नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए। महाराजा रणजीत सिंह जी ने काशी में विश्वनाथ मंदिर के लिए सोना दिया और उसे सोने से मढ़वाकर उसका गौरव लौटाया। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं आदर्शों को लेकर काम कर रही है। आज काशी में भव्य विश्वनाथ धाम एक बार फिर देश के प्राचीन गौरव का प्रतीक बनकर हमारे सामने है। भव्य अयोध्या की जिस भावना को हमारे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने हमारे सामने रखा था, वो आज साकार हो रहा है। पंजाब में भी हमने करतारपुर कॉरिडोर का भव्य निर्माण करवाया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पंजाब के पवित्र स्थानों को जोड़ते हुए हेरिटेज सर्किट का विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब हम विरासत को आगे बढ़ाते हैं, अपने पवित्र स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाते हैं, तो इसका लाभ वहां के लोगों को ही होता है और देश भर से आने वाले यात्रियों को भी होता है। देश भर से जब श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं तो किसी की रोजी रोटी बढ़ती है, किसी को रोजगार मिलता है। साथियों, पंजाब की सेवा वही पार्टी कर सकती है जो दल से ऊपर देश के लिए सोचती है, देश के लिए बात करती है। मैं पंजाब के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, हम पंजाब के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पंजाब के युवाओं के लिए, पंजाब की नशा मुक्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं पंजाब के लोगों से एक बड़ा गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए, और जो माताएं बहनें यहां मुझे सुनने आई है, और जो माताएं बहनें घर में टीवी पे मुझे सुन रही हो, तो मेरी बात को गौर से सुनिए। आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, अच्छी खासी कमाई है, सुख चैन की जिंदगी है, कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है, कोई कमी गुरु महाराजों ने रहने नहीं दी है, सब कुछ है। कल्पना कीजिए, लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत पे चढ़ गया, उसमें ही अगर डूब गया, मेरी माताएं बहनें मुझे बताएं, ये मिलकत आपकी किस काम आएगी? ये बंगला किस काम आएगा? ये गाड़ी किस काम आएगी? अगर बेटा बर्बाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा? आपके संतान बर्बाद हो गए तो आपके लिए क्या बचेगा? क्या मेरी माताओं बहनों को उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है? नशे से मुक्ति का अभियान हर मां, हर परिवार को बचाना, उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल में बड़ा दर्द होता है। मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है। पंजाब का मुझ पे कर्ज है।
मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं। मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं। मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं। मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। और इसलिए अगले 5 साल नवा पंजाब का समय होगा। 20 तारीख को इसी संकल्प के साथ एनडीए को जिताने के लिए वोट देना है। आप सबको घर घर जाना है। जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, इन संकल्पों की बात बताएंगे, नवा पंजाब बनाएंगे, भारी मतदान करवाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। मैं सोच रहा था, इतने दिनों से आप सब चुनाव अभियान में लगे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, उत्साह भी बढ़ रहा है। दिसंबर महीने में मैं कानपुर शहर में मेट्रो का लोकार्पण करने के लिए आया था और मैंने देखा हजारों लोग, माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। आज कानपुर देहात भी हम सभी पर ऐसा ही स्नेह दिखा रहा है। आपका ये प्यार ही मुझे निरंतर प्रेरित करता है कि आपके लिए दिन रात मेहनत करो, दिन रात आपके लिए मैं खुद को खपाता रहूं। साथियों, कानपुर देहात, बिठूर की इस पावन धरती में हमें गुरु परंपरा से लेकर आजादी तलक
हर प्रकार का जीवन में एक ललक, एक जोम, एक कमिटमेंट हमें नजर आता है। आज हमारे साथ जालौन के भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हाथ से बने रंग बिरंगे कागजों के लिए प्रसिद्ध जालौन की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं कानपुर देहात का एक और वजह से बहुत आभारी हूं। कानपुर देहात ने अपने सपूत को देश के सर्वोच्च पद पर भेजा है। मैं जब भी हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिलने जाता हूं तो वो मुझसे आप लोगों के बारे में, कानपुर देहात जिले के जीवन के बारे में इतनी बातें बताते हैं, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो उनकी बातों में आसानी से समझ में आता है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में और गोवा में मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाताओं, विशेषकर फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देने का उनका ये पहली बार मौका, उस मौके को जाने न दें, ताकि अपने जीवन में उनको याद रहेगा कि कितनी छोटी उम्र में पहला वोट डाला था। आज उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है, आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है, और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने, और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है, और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या?
मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का जो ट्रेंड आया है और पहले चरण की वोटिंग जो हुई है, इसने 4 बातें बहुत साफ कर दी है। पहला, भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, जोर शोर से आ रही है, गाजे बाजे के साथ आ रही है। दूसरा, हर जाति, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग के लोग बिना बटे, गांव और शहर बिना बटे, आज बिना किसी भ्रम में पड़े एकजुट होकर यूपी के तेज विकास के लिए वोटिंग करके पहले फेज में बीजेपी को बहुत आगे बढ़ा दिया है और दूसरा फेज भी बढ़ रहा है। तीसरा, हमारी माताओं बहनों ने, हमारी बेटियां ने बीजेपी की जीत का झंडा खुद उठा लिया है। माताओं बहनों ने सुरक्षा के नाम पर सम्मानपूर्वक जो जिंदगी मिल रही है, उसके लिए माताओं बहनों ने बीजेपी को जिताने का झंडा उठा लिया है। चौथा, ये पहले 2 चरण के आधार पर मैं विश्वास से कह रहा हूं, चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। इन 4 बातों ने इन गौर परिवारवादी लोगों का चारों खाने पर चित्त कर दिया है भाइयों, उनको पराजित कर दिया है। यूपी के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 17 में फिर से हराया, 19 में फिर एक बार हराया और अब 22 में भी गौर परिवारवादी फिर से हारेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी मनेगी। हर बार ये लोग चुनाव में आते हैं तो नया पार्टनर लेकर के आते हैं, नया साथी लेकर के आते हैं।
नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऐसा लोगों पर विश्वास करेंगे कि जो हर चुनाव में जिस साथी को लाते हैं उसको भी धक्का मार करके निकाल देते हैं, दूसरे चुनाव में दूसरा साथी लाते हैं, तीसरे चुनाव में तीसरा साथी लाते हैं। जो साथी बदलते हैं वो आपका साथ देंगे क्या? वो आपका साथ देंगे क्या? जो चुनाव में साथ जिएंगे साथ मरेंगे के वादे करते हैं, चुनाव समाप्त होते ही लात मार देते हैं, वो आपका भला करेंगे क्या? अरे जो अपने साथियों पे भरोसा नहीं करते वो आप पे भरोसा करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? आपको साथ देंगे क्या? तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों के साथ हम चल सकते हैं क्या? जो सिर्फ गौर परिवार का भला करना चाहते हैं, वो कभी हमें के युवाओं का भला करेंगे क्या? यहां की माताओं बहनों का भला करेंगे क्या? यहां की बेटियों का भला करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है, हमें विकास के रास्ते पर चलना है। मतदाताओं को गुमराह करते हैं और पराजय के बाद में हार का ठिकरा जिसको साथ में ले आए हैं ना, उसी पे गले पर मर देते हैं जी। आप देखिए 10 मार्च के बाद कैसे ये लोग अपने नए साथी को कोसना शुरू करेंगे, दोनों एक दूसरे को तू मैं करेंगे। साथियों, पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? आप ऐसी मुसीबतें में जीते थे कि नहीं जीते थे? असुरक्षा थी कि नहीं थी? इन लोगों ने तरीका ऐसा बनाया था कि परिवार के हर सदस्य को इनकी राज करने का तरीका मालूम है ना आपको? ये गौर परिवारवादी जब राज करते थे तो परिवार के सदस्यों को अलग अलग इलाका बांट देते थे। भतीजा इस जिले में से रुपये कमाएगा, भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक। उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं? लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं? लोगों का भला करने के लिए नहीं, लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफियागंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफियागंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने
इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं। आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने उनकी जो वीडियो आई है, उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि उस पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन गौर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी? राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था? गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता? इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दानव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार किसी दूसरे राज्य में जाए, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है? एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी। मुझे बताइए, भारत सरकार पैसे भेजे,
गरीब को घर चाहिए। मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा, पाई पाई का उपयोग हुआ और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख कितने कितने भैया, कितने? 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई? लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला, वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं। भाइयों, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों की रक्षा में जुटी है। जन धन बैंक खाते खुले, सबसे ज्यादा लाभ बेटियों को हुआ। मुद्रा योजना हो, सबसे अधिक लोन बेटियों को मिले। स्वयं सहायता समूहों के बिना गारंटी ज्यादा पैसा देना हो, सबसे अधिक लाभ हमारी मां बहन बेटियों को मिला। नल से जल हो, बेटियों की सुविधा सबसे अधिक बढ़ी। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहनों बेटियों को अपमान से, पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी और योगी सरकार ने किया। जिस पीएम आवास योजना के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें जो घर दिए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम। और सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मंचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। और साथियों, महिलाओं के लिए जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसकी बहुत बड़ी लाभार्थी मुस्लिम बहन बेटियां भी हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को भी पढ़ाई के लिए जाते समय रास्ते के मंचलों की वजह से बहुत दिक्कत होती थी। जब यूपी में अपराधी कंट्रोल में आए, तो इसका लाभ मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 7 सालों में
स्कूल में, कॉलेजों में मुस्लिम बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि कैसे अपनी मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन मैं आसान बना सकूं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप जरा कल्पना करिए, हर पुरुष कल्पना करे। मैं जो बात बताता हूं, मैं मुसलमान पुरुषों की भी कहता हूं, आप जरा कल्पना कीजिए, मायके से अगर औरत खाली हाथ लौटती है तो फटाक से 3 तलाक दे दिया जाए। ससुराल से पत्नी बाइक लेकर के नहीं भाई तो 3 तलाक दे दी जाए। ससुराल से अपनी पत्नी सोने की चेन लेकर के नहीं आई तो 3 तलाक दे दो। घड़ी मंगवाई, घड़ी नहीं आई, 3 तलाक दे दो। मोबाइल मंगवाया, मोबाइल नहीं आया, 3 तलाक दे दो। कोई भी छोटी सी बात पर तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था। और सिर्फ उस मुस्लिम महिला का ही नहीं, आप उस बेटी के पिता का दर्द समझिए, उस बेटी की मां का दर्द समझिए। जब बेटी वापस चली आए तो उसके मन पर कितनी गुजरती होगी। वो हमेशा इस डर में जीती थी कि कहीं बेटी 3 तलाक ना हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास 3 तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, 3 तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की। हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। योगी जी की सरकार पहले ही ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार
बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ा रही है। यूपी के किसानों को हजारों सोलर पंप ये भी हम मुहैया करा रहे हैं। जब खेत में ही सोलर पावर से बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान का कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। हमारी कोशिश है हमारा अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस बार भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी बिजली से लेकर खेती किसानी से जुड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद इन संकल्पों पर तेजी से काम किया जाएगा। भाजपा सरकार गंगा जी के किनारे बसे लोगों में प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार यूपी को आधुनिक सुविधाएं देने में भी जान से जुटी हुई है। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या? अगर इनकी सरकार होती तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इतनी तेजी से काम कर पाता क्या? कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया, ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते? इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता? साथियों, माफियावादियों ने कानपुर में उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेला। डबल इंजन सरकार कानपुर में मेगा लेदर पार्क बना रही है। जो पहले सरकारों में थे, इन्होंने विदेशी आयात को प्राथमिकता देकर जालौन के कागज उद्योग को भी बर्बाद कर दिया था। लेकिन योगी जी की सरकार ने कागज उद्योग के साथ साथ जालौन के मटर को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। आज जब मोदी देश में वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल होने की अपील करता है, तो उसके पीछे आप जिन उद्योगों से जुड़े हैं, आपके उद्योगों को ताकत देने का हम काम कर रहे हैं। कुटीर उद्योगों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। लेकिन इसके लिए सबका प्रयास भी आवश्यक है। आपके एक एक वोट का योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए याद रखिए भाइयों बहनों, आज इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे। आप इस सभा के बाद घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर परिवार को मतदान के लिए समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, भाजपा के कमल पे वोट डलवाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, पक्का करेंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान, फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो जरा आगे आ जाए, जो उम्मीदवार है, और योगी जी आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है आगे आ जाए, योगी जी आगे आ जाए।